कभी आपने सोचा है कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए किसी इंसान के अंदर कितना जुनून हो सकता है? काले हिरण जैसे दुर्लभ प्राणियों को बचाने की यह कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे युवा की जो अपने जिले में हर महीने हो रही काले हिरणों की मौतों से बेहद आहत था। यह देखकर उसे गुस्सा आता, वह उदास हो जाता, लेकिन यह समझ नहीं पाता कि आखिर क्या किया जाए। कॉलेज के दिनों में उसने अपनी बिश्नोई कम्युनिटी की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। यह कॉन्फ्रेंस जंगलों की कटाई और वन्य जीवों पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों पर आधारित थी। यही वह पल था जिसने उसकी जिंदगी के मायने बदल दिए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह अपने गांव लौटा तो उसने संकल्प लिया कि वह काले हिरणों को बचाएगा। लेकिन सवाल था कि महज 20 साल का यह युवा शिकारियों का सामना कैसे करेगा। उसने अपने गांव वालों से कहा, जब भी शिकार की कोई आशंका हो मुझे तुरंत खबर दीजिए। एक रात जब सर्दियों का मौसम था और तापमान 14 डिग्री तक गिर चुका था, उसे सूचना मिली कि पास के जंगल में शिकार होने वाला है। बिना समय गंवाए उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और 30 किलोमीटर दूर घटनास्थल पर पहुंचा। लेकिन अफसोस, तब तक हिरण का शिकार हो चुका था। उसका मांस पकाया जा रहा था। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और शिकारियों को गिरफ्तार कराया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यह घटना इलाके के शिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश बन गई। कुछ समय बाद एक और सूचना मिली, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर हो गए। जब वह शिकारियों को रोकने की कोशिश कर रहा था तो एक शिकारी ने उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। उस पल उसे डर तो महसूस हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि अगर किसी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़े तो यही सही। कुछ ही देर में पुलिस ने आकर शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उसकी हिम्मत और संकल्प ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि इलाके के कई हिरणों की भी। दोस्तों, यह कहानी है अनिल बिश्नोई की, जो राजस्थान के लक्सार गांव के रहने वाले एक साधारण किसान हैं। आज तक वे 300 से अधिक शिकारियों को रंगे हाथों पकड़ चुके हैं। वे न केवल केस दर्ज करवाते हैं बल्कि अदालत में गवाही भी देते हैं और आरोपियों को जेल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। शिकार के अलावा काले हिरणों की मौत के पीछे अन्य कारण भी हैं, जैसे सड़क दुर्घटनाएं, चरम जलवायु और जंगली जानवरों का हमला। इसे देखते हुए अनिल ने अपने गांव में 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा कर 66 जलाशय बनवाए ताकि गर्मियों में जानवर वहां पानी पी सकें। अगर किसी जानवर को चोट लगती है तो अनिल उसे अपने घर या वन विभाग के मेडिकल सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। यदि किसी हिरण के बच्चे की मां मर जाती है तो वे उसे तब तक पालते हैं जब तक वह जंगल में छोड़ने लायक न हो जाए। आज राजस्थान के 12 जिलों में उनकी टीम के 3000 लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने अब तक लगभग 10,000 काले हिरणों और चिंकारा हिरणों को शिकार होने से बचाया है। उनके इस अद्भुत कार्य के लिए राजस्थान सरकार ने उन्हें अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अजीब मोड़ आता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिश्नोई समुदाय की तारीफ करते हुए अनिल बिश्नोई को भारत का नया भगत सिंह तक कहने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे लोग अनिल बिश्नोई की बात ही नहीं कर रहे थे। वे बात कर रहे थे लॉरेंस बिश्नोई की, जो वन्यजीव संरक्षण में कभी भी सक्रिय नहीं रहा, बल्कि उस पर 84 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, यह थी असली और नकली हीरो की कहानी। अनिल बिश्नोई जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। अनिल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई, 2 अलग राहों की कहानी। अनिल बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई सूरतगढ़ कॉलेज से की और पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने न केवल अपना जीवन जंगलों और जानवरों की रक्षा के लिए समर्पित किया, बल्कि अपनी कर्मठता से हजारों हिरणों की जान बचाई। ये एक सच्चे पर्यावरण प्रेमी की कहानी है, जिसने समाज को बचाने और उसे प्रेरित करने का कार्य किया। वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ कॉलेज से की। पढ़ाई के दौरान वह छात्र राजनीति में घुस गया। वैसे तो यह एक अच्छी बात हो सकती थी, क्योंकि मेरा मानना है कि छात्रों को राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए। यहाँ तक कि भगत सिंह भी अपने कॉलेज के समय ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते थे।
मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे भगत सिंह उच्च कोटि के विचारक थे। वे किताबों के पन्नों में ज्ञान तलाशते और कहते कि क्रांति केवल हथियारों से नहीं आती, विचारों की शक्ति से आती है। भगत सिंह ने कीर्ति जैसी पत्रिकाओं में लेख लिखे, जैसे धर्म और फसाद का इलाज। इन लेखों में उन्होंने जनता को समझाने का प्रयास किया कि सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ रही हैं। उस समय के दंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि लोग एक दूसरे को महज धर्म के नाम पर क्यों मार रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज में वर्ग चेतना जागृत होनी चाहिए, ताकि हर कोई समझ सके कि चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, वे अंततः गरीब हैं। दुनिया भर के गरीब लोग एक जैसे हैं, चाहे उनका रंग, धर्म या देश कुछ भी हो। भगत सिंह का कहना था कि सभी भेदभावों को मिटा दिया जाए और सच्ची सत्ता जनता के हाथों में आए। उन्होंने आशा जताई थी कि भारत के सच्चे हितैषी देश को आत्मविनाश से बचाने के लिए इस समाधान पर विचार करेंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई ने इन समाधानों के बारे में सोचा? क्या उसने कभी देश की एकता को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया? खुद से यह सवाल कीजिए। भगत सिंह ने सवाल उठाया था कि जो किसान सबके लिए अनाज उगाता है, वह भूखा क्यों रहता है? जो बुनकर सबके लिए कपड़े बनाता है, उसके बच्चों के पास कपड़े क्यों नहीं होते? तो क्या लॉरेंस ने कभी किसानों के समर्थन में खड़ा होकर उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए आवाज उठाई? जवाब है नहीं। उल्टा उसने और उसके 8 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उसने हथियारों के सप्लायर से संबंध बनाए और जब बाहर आया तो उसकी गुंडागर्दी और बढ़ गई। उसके खिलाफ कई केस दर्ज हुए, मगर दोनों पार्टियों में समझौता हो गया और केस खारिज हो गए। साल 2010 में उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन जब चुनाव हार गया तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर दिया। इसके बाद साल 2011 में जमानत पर बाहर आने के बाद उसने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत गया। साल 2012 में लॉरेंस को उसकी लॉ की डिग्री मिल गई। अब एक आम इंसान क्या करेगा? लॉ की प्रैक्टिस शुरू करेगा, लेकिन लॉरेंस ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट तो गया, पर किसी की न्याय की लड़ाई लड़ने नहीं, बल्कि एक आरोपी के रूप में। ये कहानी हमें यह बताती है कि रास्ते हमेशा हमारे सामने होते हैं। एक रास्ता अनिल बिश्नोई जैसा होता है, जो समाज के लिए आदर्श बनता है, और दूसरा रास्ता लॉरेंस बिश्नोई जैसा, जो अपराध की काली दुनिया में खो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई, गुमराहियों की अंधेरी दुनिया। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बल्कि एक खोए हुए इंसान की है जो गलत राह पर चल पड़ा। उसने अपनी छात्र राजनीति के सफर में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अपने किसी साथी को नामांकित किया, लेकिन इस प्रतियोगिता ने कब हिंसा का रूप ले लिया, किसी को पता नहीं चला। चुनाव प्रचार के दौरान उसने और उसके साथियों ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। इसके बाद ये सभी फरार हो गए। 2014 में पुलिस पिकेट पर पकड़ा गया, लेकिन यह उसके अपराध की शुरुआत थी, अंत नहीं। 2015 में कोर्ट में पेशी के दौरान वह पुलिस कस्टडी से भागने में कामयाब रहा, लेकिन जल्द ही उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय तक वह अपने गैंग का मुखिया बन चुका था और अपने अपराध की दुनिया में पैर जमा चुका था। उसके दोस्त गोल्डी बराड़ ने गैंग को संभालना शुरू कर दिया और इस तरह उनका अपराध साम्राज्य फैलता चला गया। नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अपनी कहानियां हैं। यहाँ अपराधी जेल में बैठकर भी अपना धंधा चला सकते हैं। जेल में रहते हुए उसने एक और खतरनाक गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से हाथ मिलाया। हालांकि बाद में इनका झगड़ा हो गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक ये साथ थे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 30 से अधिक मर्डर कर चुके थे। क्या मर्डर का मतलब समझते हैं आप? फिल्मों में मर्डर को एक मनोरंजन की तरह दिखाया जाता है, जैसे पबजी का कोई वीडियो गेम हो जिसमें सब कुछ रीसेट हो सकता है। लेकिन असली जिंदगी में जब कोई मारा जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। उनके परिवार तबाह हो जाते हैं, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। 30 से ज्यादा परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थीं। लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था दविंदर बम्बीहा। किस बात पर दुश्मनी थी इनकी? क्या दविंदर बम्बीहा किसी इंटरनेशनल नेटवर्क की मदद से धार्मिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था या युवाओं को ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था?
और लॉरेंस उसे रोकना चाहता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है कि भविष्य में लॉरेंस पर कोई बॉलीवुड फिल्म बने और लोग उसके अपराध को ग्लोरीफाई करें, लेकिन सच्चाई यह है कि लॉरेंस और दविंदर की दुश्मनी सिर्फ हफ्ता वसूली को लेकर थी। मेहनत की कमाई करना जिनके बस की बात नहीं होती, वे दूसरों को धमकाकर उनका पैसा लूटते हैं। सितंबर 2016 में पुलिस एनकाउंटर में दविंदर बम्बीहा मारा गया। आजकल के युवाओं को जो इन गैंगस्टर्स से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जब भी कोई गैंगस्टर जिंदा होता है, उसे हर वक्त डर के साए में जीना पड़ता है। चाहे वो जेल में हो या बाहर, उसकी जिंदगी किसी लग्जरी जेल की तरह ही होती है। पैसे और लग्जरी होते हुए भी उसे हर वक्त खुद को छुपा कर रखना पड़ता है। उसे डर बना रहता है कि या तो कोई दूसरा गैंगस्टर उसे मार देगा या पुलिस एनकाउंटर में उसका अंत होगा। लॉरेंस का एक और साथी था अंकित बहदू। जब लॉरेंस जेल में था तो पंजाब और राजस्थान में अंकित ने गैंग की जिम्मेदारी संभाली। उस पर 4 मर्डर और 15 वसूली के केस चल रहे थे। फरवरी 2019 में पुलिस ने जीर कपूर में उसे एनकाउंटर में मार गिराया। अंकित भी काला जठेरी गैंग से जुड़ा हुआ था और 4 साल तक पुलिस के साथ आंख मिचोली खिलता रहा। आखिरकार मार्च 2020 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रोहिणी कोर्ट में हियरिंग के लिए लाए जाने पर कोर्ट परिसर में ही वकीलों के कपड़ों में आए 2 लोगों ने उसे गोली मार दी। ये कहानी बस एक चेतावनी है कि गलत रास्तों का अंत हमेशा दुखद होता है। चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और, इस अपराध की दुनिया में न तो सच्ची खुशी है, न शांति। यह वो अंधेरी राह है जहां एक बार कदम रख देने के बाद कभी उजाले का दीदार नहीं होता। अपराध की अंधेरी दुनिया, एक खतरनाक यात्रा। लॉरेंस बिश्नोई के साथी जग्गा और राहुल, जो उसकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, आखिरकार पुलिस द्वारा मारे गए। ये दोनों जितेंद्र गोगी के दुश्मन सुनील बालियान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के गैंग से थे। इस घटना के करीब 1.5 साल बाद टिल्लू ताजपुरिया को भी तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बेरहमी से मार डाला गया। गोगी गैंग के 4 लोगों ने उस पर लोहे की छड़ों से 100 से ज्यादा वार किए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह सब उस युवा पीढ़ी के लिए एक चेतावनी है जो अपराध की दुनिया से आकर्षित होती है। इस तरह की हिंसा और बदले के खेल में कभी किसी का जीवन नहीं बचता, बल्कि केवल विनाश होता है। गोगी और टिल्लू गैंग की इस खूनी दुश्मनी में अब तक 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस घटना के बाद लॉरेंस के सहयोगी गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर लिखा कि गोगी के मान ग्रुप के भाइयों ने बड़े भाई गोगी का बदला लेकर पूरे गैंग का सिर ऊंचा कर दिया। उसने धमकी भरे शब्दों में कहा, जो दुश्मन अभी बचे हैं, उनका भी नंबर जल्दी आएगा। इन गैंग्स की दोस्ती वैसी नहीं होती जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है। यहाँ सिर्फ एक सिद्धांत होता है, दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त होता है। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेरी और जितेंद्र गोगी के इस सिंडिकेट में कुछ और गैंग्स भी शामिल थे, जैसे सूबे गुर्जर और राजस्थान के कुख्यात आनंदपाल सिंह। सूबे गुर्जर को 2021 में हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। इसके बाद 2022 में मानेसर नगर निगम और पुलिस ने उसके आलीशान 4 मंजिला घर को ढहा दिया, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी। यह घर अपराध की कमाई से बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर आनंदपाल सिंह एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बाद में सीबीआई की रिपोर्ट से पता चला कि आनंदपाल ने सरेंडर किया था, फिर भी उसे मार दिया गया। आनंदपाल की सहयोगी अनुराधा चौधरी, जिसे मैडम मिन्स कहा जाता था, ने काला जठेरी से शादी कर ली थी। लॉरेंस, काला जठेरी, गोगी, सूबे गुर्जर और आनंदपाल सिंह का यह क्राइम सिंडिकेट आज भी दहशत में जीता है। इनके खिलाफ एक और सिंडिकेट खड़ा था जिसमें दविंदर बम्बीहा गैंग, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, संदीप ढिल्लों और कौशल चौधरी शामिल थे। इनमें से बम्बीहा और टिल्लू मारे जा चुके हैं, जबकि बाकी जेल में बंद हैं। नीरज बवाना पर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, फिरौती और जमीन पर कब्जा करने के केस शामिल हैं। 2015 की एक रात वह चोरी छिपे अपने परिवार से मिलने जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2017 में उसे अकेले कैद में डाल दिया गया।
उसके वकील ने अदालत में गुहार लगाई कि वह अकेलेपन के कारण मानसिक समस्याओं का शिकार हो रहा है। अप्रैल 2018 में कोर्ट ने उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने का आदेश दिया ताकि वह किसी से बात कर सके। पुलिस ने उसके साथी सचिन उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार किया। उस घर में, जो नीरज के पिता प्रेम सिंह के नाम पर था, पुलिस को एक MG हेक्टर, एक मॉडिफाइड बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 4 देसी कट्टे, 79 कारतूस और 2 स्पेयर मैगजीन मिले। इसके कारण प्रेम सिंह को भी अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप ढिल्लों, दूसरा कुख्यात गैंगस्टर, 2018 में पुलिस कस्टडी से भाग निकला था। 2 साल बाद 2020 में उसे सिलीगुड़ी में गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही में उसकी पत्नी ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने पुलिस से गुहार लगाई कि उसके पति का एनकाउंटर न किया जाए। यह दर्द भरी आवाज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इन गैंगस्टर्स की जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी कितनी खतरनाक हो जाती है। कौशल चौधरी, एक और अपराधी, ने पिछले साल पुलिस कस्टडी में नाई से एक हेयर ट्रिमर छीनकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे बचा लिया गया, लेकिन इस कोशिश के लिए उस पर एक और केस दर्ज कर दिया गया। कौशल चौधरी के बारे में 2 हालिया खबरें चर्चा में रहीं। पहली कि उसके 2 शूटर्स ने दिल्ली के रानी बाग में एक बिजनेसमैन के घर पर गोलियां चलाईं और 15 करोड़ की फिरौती मांगते हुए एक पर्ची छोड़ दी। दूसरी खबर यह थी कि कौशल चौधरी ने लॉरेंस को मारने की योजना बनाई थी। इससे जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर आई कि क्षत्रिय करणी सेना ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है उस पुलिस अधिकारी के लिए जो लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। कुछ दिन बाद इस इनाम को और बढ़ा दिया गया कि साबरमती जेल में बंद कोई कैदी भी अगर लॉरेंस को मारेगा तो उसे भी यह इनाम मिलेगा। लेकिन कौशल चौधरी भी लॉरेंस की हिट लिस्ट पर है। कौशल का नाम विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में भी बताया गया। विक्की लॉरेंस का करीबी था, जो उसके छात्र राजनीति के दिनों से ही उसके साथ था। अगस्त 2021 में विक्की की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि विक्की लॉरेंस गैंग का सदस्य था और उसकी सहायता करता था। विक्की की मौत के पीछे बम्बीहा गैंग का हाथ था, जो बदले की आग में जल रहा था। इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है अमित डागर। नवा भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक समय अमित डागर ने कौशल गिरोह के साथ मिलकर लॉरेंस से फिरौती मांगी थी। अपराध की इस अंधेरी दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न ही लॉरेंस और न ही उसके दुश्मन। यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जो गलत राह पर चलने वालों के लिए कोई माफी नहीं देता। इस दुनिया में प्रवेश करना जितना आसान लगता है, उससे निकलना उतना ही मुश्किल। कौशल गिरोह के सदस्य अमित डागर ने एक बार लॉरेंस को धमकी देकर फिरौती मांगी थी। जब लॉरेंस ने फिरौती देने से इनकार कर दिया, तब अमित डागर के गुंडों ने लॉरेंस से जुड़ी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक अधिकारी की जयपुर में हत्या कर दी। बताया जाता है कि इसके बाद मजबूरन लॉरेंस बिश्नोई को 5 करोड़ रुपए की फिरौती चुकानी पड़ी। आज के दिन कौशल चौधरी और अमित डागर दोनों ही जेल में हैं, जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में है। अमित डागर ने ट्विंकल नाम की लड़की से लव मैरिज की थी और पिछले साल उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। ACP वरुण धैया ने बताया कि वह अमित डागर की गैंग को ऑपरेट कर रही थी। उस पर आरोप है कि वह गुरुग्राम की खांडसा मंडी में सब्जी बेचने वालों से 3-4 हजार रुपए की अवैध वसूली करवाती थी। इस तरह वह अमित डागर के साथ मिलकर खांडसा मंडी में उगाही का काम कर रही थी। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा कि इसके पुख्ता सबूत हैं कि लक्की पडियाल के साथ शगनप्रीत भी विक्की मर्डर में मुख्य साजिश करता था। वह ऑस्ट्रेलिया भाग गया था और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। उसे वापस भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। फिर मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है और लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कहा था कि विक्की के मर्डर में शगनप्रीत सिंह और सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में सिद्धार्थ बैनर्जी की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया कि जैसे ही कोई पंजाबी सिंगर बड़ा नाम बन जाता है, उसके पास एक्सटॉर्शन के लिए धमकी भरे कॉल आने लगते हैं।
कई पंजाबी सिंगर्स के एक मैनेजर ने बताया कि इन सिंगर्स को पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है और वहां कुछ गुंडे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं उनसे संपर्क बनाते हैं। ऐसे में कभी कभी सिंगर खुद को गैंगस्टर कल्चर के बीच फंसा हुआ पाते हैं। एक इंटेलिजेंस अफसर ने बताया कि इस तरह सिंगर्स जिन खराब तत्वों की सरपरस्ती लेते हैं कुछ समय बाद वही उनके लिए एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बन जाते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद है दोस्तों आपको ये दिखाना कि असल में गैंगस्टर्स की जिंदगी कैसी होती है। फिल्मों और न्यूज़ चैनलों में अक्सर गैंगस्टर्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, उन्हें बड़े स्टाइलिश तरीके से दिखाया जाता है। यही कारण है कि कई लोग इन गैंगस्टर्स को हीरो की तरह देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह है असलियत। कोई गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है, किसी को प्रतिद्वंद्वी गैंग मार देता है और कोई जेल में सड़ रहा होता है। किसी के पिता जेल में हैं, किसी की पत्नी जेल में है, किसी के कजिन का मर्डर हो गया है तो किसी के दोस्त का। जो लोग जिंदा हैं वे डर और डिप्रेशन में जी रहे हैं। जैसा फिल्मों और गानों में दिखाया जाता है गैंगस्टर लाइफ असल में इतनी चिल नहीं है दोस्तों। अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करने की सोचो। नौकरी नहीं लग रही तो कोई स्किल सीखो। बिजनेस में हाथ आजमाओ, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से जुड़ो, उनसे बात करो। लेकिन कभी भी इस गलत रास्ते पर मत चलना। जो लोग देश को क्राइम से बचा रहे हैं उन्हें दिल से सलाम। इस वीडियो में मेरा फोकस गैंगस्टर्स की खुद की जिंदगियों पर था। अपराध का रास्ता भले ही आकर्षक लगे लेकिन इसकी असलियत हमेशा डर और बर्बादी में छिपी होती है। गैंगस्टर की जिंदगी में ग्लैमर ढूंढना उसी तरह है जैसे कांटों में फूल तलाशना। सच्चे हीरो वे हैं जो समाज को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालते हैं, न कि वो जो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी पर गलत रास्ते पर चलकर हम सिर्फ और कठिनाइयां बुलाते हैं। सच्चा साहस अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, न कि डर फैलाना।